मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल को बताया रावण, कहा केजरीवाल नहीं चाहते हो छठ पूजा। रायबरेली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, जनता से हो रहे रूबरू। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर किया गया भूमि पूजन, 9 लाख दीप जलाने का लक्ष्य। और रायबरेली में दशहरा की धूम, विशालगढ़ रावण का किया जाएगा दहन, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात उत्तर प्रदेश की में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या की रामलीला में अंगद का रोल कर रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इशारों में रावण बताया। जहां छठ पूजा में कोरोना गाइडलाइंस के लिए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम आस्था की बात कर रहे हैं और वे राजनीति की बात कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ दिल्ली को छठ पूजा की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के 100 करोड़ के बजट को उन्होंने पंजाब और उत्तराखंड में खर्च कर दिया है। वे चाहते हैं कि छठ पूजा ना हो। तो मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल को रावण बताया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ये चाहते हैं कि छठ पूजा ना हो। आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा पर कोरोना संक्रमण की वजह से पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इशारों में रावण कह डाला। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि छठ पूजा ना हो। छठ पूजा के 100 करोड़ के बजट को केजरीवाल ने पंजाब और उत्तराखंड में खर्च कर दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम आस्था की बात कर रहे हैं और वे राजनीति की बात कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ दिल्ली को छठ पूजा की अनुमति दे दी जाए। इसलिए अचंभा तो ये है कि श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए श्री राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है महाराज दशानन, वह ईश्वर है परमेश्वर है। वानरों की त्यो गिनती ही क्या, सुर मुनि जिनके अनुचर। भगिनी श्री ये है कि श्री जो छठ कराने का एक बजट होता है लगभग 100 करोड़ रुपए का, वो बजट वो पंजाब में उत्तराखंड में खर्च कर चुके हैं, खर्च कर रहे हैं। और वो नहीं अभी करेंगे तो कहां से खर्च देंगे। तो ये इशू यहां फंसा हुआ है कि उन्होंने वो फंड कहीं और खर्च किया है और अब वो चाहते हैं कि छठ ना हो। आज एक अच्छी बात आई है कि उनके कुछ मंत्रियों ने कहा है कि नहीं हम तो चाहते हैं छठ हो। तो हम कहे अरे भाई हमारी मत सुनो अरविंद केजरीवाल जी, अपने मंत्रियों की तो सुन लो। आशान्वित हूं कि कल निर्णय आएगा कि छठ होगा। भगिनी श्री सूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं। इसलिए अचंभा तो ये है कि श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए श्री राम को। रायबरेली में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, तो वहीं नए प्रत्याशी के रूप में कुछ लोग मैदान में उतर रहे हैं और पुराने अपनी साख बचाने के लिए अब जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में रायबरेली की सलोन विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर रीता वर्मा पासी अब क्षेत्रीय जनता के लिए वरदान बनकर उभर रही है और उनका मानना है कि क्षेत्र में जिस तरह से विकास नहीं हो पाया है, उसके लिए डॉक्टर रीता वर्मा प्रयासरत है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नजदीकियों के चलते वह इस समय सलोन विधानसभा में चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। साथ ही लगातार आम जनमानस की हर समस्या को सुनकर उसका हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल रायबरेली की 181 सलोन विधानसभा सीट से पूर्व स्वर्गीय विधायक दल बहादुर कोरी के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही है और इसी विधानसभा से आने वाले चुनाव की तैयारियों में
जी जान से डॉक्टर रीता वर्मा पासी जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। उसी को लेकर अलग अलग प्रत्याशी पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। नए प्रत्याशी भी इस बार को चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वही पुराने प्रत्याशी अपनी साख बचाने के लिए जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। तो वही इसी कड़ी में रायबरेली की सलोन विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर रीता वर्मा पासी भी क्षेत्रीय जनता के लिए वरदान बनकर सामने आ रही है। उनका मानना है कि क्षेत्र में जिस तरह से विकास नहीं हो पाया है, उसके लिए डॉक्टर रीता वर्मा लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नज़दीकियों के चलते वे इस समय सलोन विधानसभा में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा वो लगातार आम जनता की समस्याओं को सुन रही है, उसका हल करने की भी पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट से पूर्व स्वर्गीय विधायक दल बहादुर कोरी के निधन के बाद से सीट खाली चल रही है। और इसी विधानसभा सीट से आने वाले चुनाव की तैयारियों में जी जान से डॉक्टर रीता वर्मा पासी लगी हुई है। कार्य समिति का सदस्य हूँ। किस तरह का आयोजन था, क्या प्रोग्राम था? ये कन्याओं का यहाँ पर भोज का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम डॉक्टर रीता जी की सराहना करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में कितना बड़ा कार्यक्रम किया, जहाँ पर कम से कम 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ हुई और 1000 से ज़्यादा कन्याओं ने यहाँ पर भोजन किया। इसके लिए हम डॉक्टर रीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी देवतुल क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सबने अपना कीमती समय यहाँ दिया। हमें माता रानी के आशीर्वाद से हम देवी माता का ये पूजन कार्यक्रम हर साल करवाते हैं। इस बार बहुत बड़े पैमाने पर हमने करवाया है। आप सभी क्षेत्रवासियों का हमें प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलने तो हम सभी क्षेत्रवासियों का विकास कर सकेंगे। हम 181 विधानसभा सरपंच से इस बार भावी उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार। भगवान श्री राम की नगरी में 5वें दीपोत्सव का विधि विधान से राम की पैड़ी पर भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रविशंकर सिंह, दीपोत्सव के नोडल अधिकारी और हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास भी शामिल हुए। दरअसल 5वें दीपोत्सव पर राम की पैड़ी पर 7.5 लाख दीप जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। वही दीप प्रज्वलित करने वाले सभी वॉलेंटियर एक ही रंग में दिखाई देंगे। जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ इस साल दीपोत्सव को बेहद खास बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रमुख मठ मंदिरों को भी सजाया संवारा जा रहा है। तो वही इस बार भी सरयू तट स्थित राम कथा पार्क में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत के बाद राज्याभिषेक का आयोजन किया जाएगा। वही अयोध्या के 5वें दीपोत्सव पर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चौथी बार रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसके लिए 9 लाख दीप जलाए जाएंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं राम की पैड़ी में किस तरह से वहां पर भूमि पूजन किया गया है। तो 5वें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस बार 9 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई है। इस साल दीपोत्सव को बेहद खास रूप में मनाए जाने की कवायद की जा रही है। सरयू घाट से लेकर सभी प्रमुख मठ मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है। इस बार भी सरयू तट स्थित राम कथा पार्क में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत के बाद राज्याभिषेक भी किया जाएगा। वही अयोध्या के 5वें दीपोत्सव पर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चौथी बार रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। हम लोगों में अपार उत्साह है, खुशी है। आज माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में पूरे विद्यालय परिवार के सभी जो
कर्मचारी हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं और जो ये पूरी बोर्ड है, सब लोग कुलपति महोदय के नेतृत्व में आज भूमि पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद हम लोग बहुत ही उत्साहित है कि 5वां भव्य दिव्य दीप महोत्सव है। और इस दीप महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया जो अयोध्या दीपावली और जो पहचान अयोध्या की है, जो सनातन संस्कृति है, भगवान राम से जुड़ा हुआ, जब मंदिर का आदेश नहीं आया था तब से ही लोगों के मन में तमाम भाव था कि दीप महोत्सव तो मनाया जा रहा है लेकिन मंदिर नहीं बन रहा है। हम सभी अयोध्यावासी कितने सौभाग्यशाली हैं, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम लोगों को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि 2021 में होने वाले दिव्य दीपोत्सव हेतु आज से ही हम लोग सारी तैयारियों का शुभारंभ कर दिए हैं और एक अच्छी शुरुआत हुई है। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि ये तो सब आप ही करने वाले हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, माध्यम बन गए हैं जरूर, परंतु सब आप ही संपन्न कराएंगे। ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये सन्नो रविष्टवम्। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा है। वहीं रायबरेली शहर के सूरजपुर में सबसे विशालकाय रावण की प्रतिमा का दहन किया जाएगा। पिछले एक हफ्ते से रावण की प्रतिमा बनाई जा रही है। लगभग 200 साल से पहले से चली आ रही परंपरा का आज भी निर्वहन किया जा रहा है। आज शाम 6 से 7 के बीच रावण का दहन किया जाएगा। तो देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में रायबरेली में भी दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शाम 6 से 7 के बीच रावण का पुतला फूंका जाएगा। आपको बताते चले कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। रायबरेली शहर के सूरजपुर में सबसे विशालकाय रावण की प्रतिमा का दहन होगा। पिछले एक हफ्ते से रावण की प्रतिमा बनाई जा रही थी। लगभग 200 साल से पहले से चली आ रही परंपरा का आज भी निर्वहन किया जा रहा है। का बना रहे हैं 40 फुट का। कितनी लागत आती है इस पे? लागत आगे 60,000। क्या क्या लगाते हैं इस पे? इसमें कपड़ा भी कपड़ा चढ़ेगा, उसके बाद बहुत ही कितने दिन में तैयार कर लेते हैं? ये एक हफ्ता लग जाता है। आज दशहरा आज तैयार हो जाएगा? आज ये तैयार हो। अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक रावण का व्यक्तित्व शायद ऐसा ही है कि हम सरेआम रावण को ही दोषी मानते हैं और उसका पुतला तालियों की गूंज के बीच जलाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि रावण का यही व्यक्तित्व उसकी पूजा भी कराता है? पूरे देश में विजयदशमी में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन कानपुर में एक ऐसी जगह है जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। और इतना ही नहीं, यहां पूजा करने के लिए रावण का मंदिर भी मौजूद है, जो केवल साल में दशहरा के मौके पर ही खोला जाता है। बता दें कि रावण का ये मंदिर उद्योग नगरी कानपुर में मौजूद है। विजयदशमी के दिन इस मंदिर में पूरे विधि विधान से रावण का दूध से स्नान और अभिषेक कर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद पूजन के साथ रावण की स्तुति कर आरती भी की जाती है। तो कानपुर में रावण का अनोखा मंदिर स्थित है। दशहरे के दिन ये मंदिर खोला जाता है। इस दिन रावण की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरे देश में विजयदशमी में रावण का पुतला जलाया जाता है, तो वहीं कानपुर में एक ऐसी जगह है जहां पर दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर पूजा करने के लिए रावण का मंदिर भी है, जो केवल साल में दशहरा के मौके पर खुलता है। रावण का ये मंदिर उद्योग नगरी कानपुर में मौजूद है। मऊ के घोसी विधायक विजय राजभर ने नगर पंचायत कोपागंज द्वारा बनाए गए सामुदायिक शौचालयों का स्वच्छ भारत मिशन के तहत फीता काटकर लोकार्पण किया, जिसमें 14 सीट के सामुदायिक शौचालय है।
जिसकी लागत करीब 17,40,000 है। वहीं विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की योजना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आज पूरे देश में हर घर के लोगों को शौचालय योजना का लाभ मिल रहा है, फिर चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह शौचालय निर्माण के तहत भारत को स्वच्छता के पायदान में दुनिया में नंबर 1 करने की मुहिम चल रही है। भ्रष्टाचार चलेगा, जैसे विकास और भ्रष्टाचार दोनों साथ साथ चलता है। हम कितना ही प्रयास करते हैं, माननीय मोदी जी मंच लाल किले से कहते हैं, हम लोग खुल करके आप लोगों के माध्यम से कहते हैं, आप लोग भी समझाते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि इस बार जो माननीय मोदी जी लाल किले से बोले थे कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ साथ जब तक सबका प्रयास नहीं होगा तब तक हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे जिनका भी प्रधानमंत्री आवास हो चाहे किसी भी योजना का लाभ लेना हो, अगर उनको कोई लालच देता है कि 5,000 रुपया दे दीजिए हम करा देंगे, तो उसको सरकार कैसे रोक पाएगी। ये शौचालय आदर्श शौचालय बनाया गया है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, ये बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। और इसके साथ साथ सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक हम सबके घोसी विधानसभा के विजय राजभर जी का मैं अपने नगर पंचायत कोपागंज की तरफ से, अपने सभासदगण की तरफ से, अपने रामलीला कमेटी की तरफ से और नगरवासियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई। यूपी के हमीरपुर जिले में आज पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए सबको हैरान कर दिया, जहां दोस्तों ने ही महज 11,000 रुपए के लेन देन के विवाद में अपने दोस्त का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी दोस्त कसाई थे और जानवरों को काटकर बेचने का काम करते थे। ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के मोधा कोतवाली कस्बे में मोटरसाइकिल मिस्त्री के तौर पर कार्य करने वाला मोहम्मद यूसुफ 10 अक्टूबर से अपने घर से लापता हुआ था और 2 दिन बाद उसका शव सड़क के किनारे मृत अवस्था में पड़ा मिला। वही मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने मोबाइल सर्वेलेंस की मदद से मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है और जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो दोस्तों ने ही सिर्फ 11,000 रुपए के लेन देन के विवाद के चलते अपने दोस्त का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी दोस्त कसाई थे और जानवरों को काटकर बेचने का काम करते थे। आपको बता दें कि मिस्त्री के तौर पर काम करने वाला मोहम्मद यूसुफ 10 अक्टूबर से अपने घर से गायब था, तो वही 2 दिन बाद उसका शव सड़क के किनारे मृत अवस्था में मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस ने मोबाइल सर्वेलेंस की मदद से मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अक्टूबर को ये मोहम्मद यूसुफ है और इनका पिताजी का नाम हलीम है और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है। इनका खेतों में शव मिला था और शव मिलने के बाद तत्काल जैसे ही सूचना मिली जो संबंधित थाना मौदा है वहाँ के पुलिस और क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक निरीक्षण किया गया था और इसमें जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस घटना का खुलासा कर दिया गया है और इसमें 2 व्यक्ति जो थे इन्होंने जो है हत्या करना कबूल किया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने जो है आला कत्ल जो चाकू जिससे जो गला रेत करके हत्या की थी वो भी बरामद कर लिया गया। जो हत्या आरोपी हैं वो सरफराज कुरैशी और फैजान अहमद है, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। और हम लोग आपके सामने कंधे से कंधा मिला। अयोध्या नगर के कोतवाली क्षेत्र के देवकाली चौक की गोराखना नील गोदाम के पास
बुधवार की रात 5 लग्जरी गाड़ियों से आए लोगों ने फायरिंग की, जिसमें युवक की मौत हो गई और 2 बच्चियां घायल हो गई। लोग गुस्से में सड़क पर उतर चुके हैं। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने देवकाली तिराहे पर युवक का शव रखकर सड़क जाम की। वहीं मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिजनों और स्थानीय लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम लगाया है। परिजनों ने देवकाली तिराहे पर युवक का शव रखकर रोड जाम किया, जिसके बाद मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचे। उन दोनों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो बुधवार की रात 5 लग्जरी गाड़ियों से आए लोगों ने फायरिंग की। इस फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 2 बच्चियां घायल हो गई। पुलिस अब इस पूरे मामले को शांत कराने में लग चुकी है। संजीत यादव नाम के एक युवक जो थाना कोतवाली क्षेत्र के देवकाली क्षेत्र के रहने वाले थे, उनकी हत्या हुई थी। संबंधित प्रकरण में उसी समय से पुलिस की हमारी 12 टीमें इसमें लगी हुई थी। इसमें एक आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया गया था। 2 और आरोपी आज हमारे गिरफ्त में आ गए हैं। बाकियों के लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। इस पूरे घटना का बिल्कुल सही अनावरण और सभी जो भी इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। बता दें कि मालगाड़ी ट्रेन के 22 डिब्बे पलट गए। ये घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौके पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय रेलवे प्रशासन की टीम पहुंची। बताते चले कि अंबियापुर रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। तो मालगाड़ी पलटने से ये बड़ा हादसा हो गया। इटावा से कानपुर ये मालगाड़ी जा रही थी। ट्रेन के 22 डब्बे पलट गए। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते कि हादसा कितना भीषण हुआ होगा। इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी ट्रेन के 22 डिब्बे पलट गए। ये पूरी घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय रेलवे प्रशासन की टीम पहुंची। अंबियारपुर रेलवे स्टेशन के पास ये पूरा हादसा हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।